गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आपकी अपनी फैमिली नेशनल प्रथम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो 5 है और इसके तहत हम लोग 40 लगभग में 40 जीएस के क्वेश्चन और 10 आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कह रहा महाभाष्य के रचयिता कौन है? अश्वघोष, पतंजलि, वत्स्यायन या फिर कौटिल्य? वत्स्यायन या फिर कौटिल्य? सो फ्रेंड्स, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका जो राइट जवाब होगा, वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा, क्योंकि भाई अश्वघोष ने तो बुद्ध चरित्र लिखी है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखी है। पतंजलि इसका राइट जवाब हो जाएगा। पतंजलि को ही योग का जनक भी कहते हैं। वहीं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी है। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा है सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 11वें, 12वें, 13वें या फिर तीसरे? तो भाई 13वें जो शिलालेख था तो उसमें अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया था उसका वर्णन मिलता है। अगर हम बात करें कलिंग युद्ध की, सो फ्रेंड्स ये 261 ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व में किया गया था। ये वही युद्ध था जिससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद में अशोक धम्म की नीति अपना लेता है। किसकी भाई? धम्म की नीति अपना लेता है और बौद्ध धर्म से भी जुड़ जाता है। तो दूसरे वाले का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी 13वां शिलालेख बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय को, कुमारगुप्त को फ्रेंड्स, या फिर स्कंदगुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो इसका ऑप्शन डी समुद्रगुप्त बिल्कुल ही हमारा राइट जवाब होगा, क्योंकि फ्रेंड समुद्रगुप्त भी नेपोलियन की तरह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था और इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया भी काफी हद तक है। इसलिए हम समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट कर देना, आपको जवाब जो है वो मिल जाएगा। अगला है राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई या जोधाबाई किसकी, मतलब विवाह किससे हुआ था, मतलब ये किसकी पत्नी थी? क्वेश्चन अगर डायरेक्टली हम कहें तो किसकी पत्नी थी? शाहजहां की, जहांगीर से, मतलब शाहजहां की पत्नी थी, जहांगीर की थी, या अकबर की थी, या हुमायूं की थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। आपने सुना भी होगा जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल, ये जो है अकबर ने ही बनवाया था। अकबर ने ही अपनी इस पत्नी की याद में या अपनी पत्नी को डेडिकेट करने के लिए ये जो है महल बनवाया था, जिसका नाम इसी के नाम पे रखा गया था, जोधाबाई महल। और जोधाबाई जो थी इसकी पसंदीदा, मतलब इसकी कई पत्नियां थी, है ना, तो इसकी पसंदीदा वाइफ थी। अकबर ने दाग प्रथा तस्हीहा को अपने शासन काल के किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो एक ये प्रथा थी फ्रेंड्स, कह रहा 14वें में, 10वें में, 18वें में या फिर 16वें में? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 18वें वर्ष में अकबर ने इस प्रथा को प्रारंभ किया था। ठीक है ना, अकबर ने ना तो इसको प्रारंभ किया, इसके साथ साथ में, मतलब इसको तो प्रारंभ किया है, इसके साथ साथ में आपने सुना होगा तुलादान या तुलादान, झरोखा पद्धति, झरोखा
पद्धति, इसको भी प्रारंभ करवाया था अकबर ने, लेकिन बाद में इन पे जो है औरंगजेब बैन लगा देता है, इस पद्धति को, इस सिस्टम को वो हटा देता है। समझ में आया ना? ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में सबसे अंतिम में कौन आया? डायरेक्ट हमारी शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन है ये। शॉर्ट ट्रिक क्या थी? पूरी अंडे फ्रेश वाली थी। देखिए भाई कितना आसान है। अंडे, वो कुछ भी पूछे हम बता देंगे। अंडे फ्रेश, अंडे फ्रेश। अब ये मतलब शुरुआत से है या लास्ट तक? तो सबसे लास्ट में तो वैसे भाई स्वीडिश आए थे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्वीडिश है ही नहीं, तो फिर इससे पहले कौन आए? फ्रांसीसी आए। तो खुद बता दीजिए भाई कौन सा राइट जवाब होगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। उसने सबसे बाद में ही तो पूछे हैं। क्या पूछा? क्रम में सबसे अंतिम। भाई अंतिम का मतलब यही तो है, सबसे बाद में कौन आए इनमें से? तो फ्रांसीसी आए थे इनमें से सबसे पहले। अगर बात करें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अपनी सबसे पहले व्यापारिक कोठी की अगर बात करें, या अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना, व्यापारिक कोठी बोले तब भी वही बात है फ्रेंड्स, अगर कारखाने की बात करें तब भी वही बात है। तो दोनों ने पहला अपना कारखाना सूरत में स्थापित किया था, सूरत में स्थापित किया था। और डच की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम, यहाँ पे इन्होंने स्थापित किया था। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बक्सर के युद्ध में कौन सा शामिल नहीं था? शाह आलम द्वितीय शामिल नहीं था, शुजाउद्दौला शामिल नहीं था, मीर जाफर शामिल नहीं था, या मीर कासिम शामिल नहीं था। सो इसका फ्रेंड्स राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मीर जाफर इस युद्ध में शामिल नहीं था। मीर जाफर इस युद्ध में शामिल नहीं था। क्वेश्चन को समझना है। कह रहा जो तीन राजाओं के बीच में, मतलब तीन राजाओं के बीच में संधि हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, उनमें से कौन शामिल नहीं था? तो मीर जाफर। अगर हम बक्सर युद्ध की बात करें तो फ्रेंड्स 1764 में हुआ था। किनके किनके बीच में? तो एक तो भाई हमारे शाह आलम द्वितीय ही है, ये दिल्ली के शासक हुआ करते थे उस समय। दिल्ली के क्या हुआ करते थे? शासक। दिल्ली के शासक हुआ करते थे शाह आलम द्वितीय। शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला फ्रेंड्स उस समय अवध के नवाब हुआ करते थे, अवध के नवाब हुआ करते थे। वहीं मीर कासिम की बात करें तो भाई जो बंगाल था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, वहां के नवाब हुआ करते थे। फिर ये मीर जाफर, आई एम सो सॉरी, फिर जो मीर जाफर था ये कौन था? तो ये जो था, ये मीर जाफर एक सेनापति था, एक सेनापति था। ये अंग्रेजों का साथ देता है, अंग्रेजों का फ्रेंड्स साथ देता है, और इनके साथ में धोखा कर देता है, इसलिए अंग्रेज को जीत जाते हैं। इसी के बाद 1765 में इलाहाबाद की पहली और इलाहाबाद की दूसरी संधि भी होती है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। किसने कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, या बाल गंगाधर तिलक ने? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो बाल गंगाधर तिलक थे फ्रेंड, ये कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, लेकिन कभी भी इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। इनकी डेथ जो है फ्रेंड्स, इनकी डेथ जो है लगभग में 1920 के आसपास ही हो गई थी, 1920 के आसपास ही हो गई थी। एक क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा नेता था जो असहयोग आंदोलन जो था उसको शुरू करवाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन वो उसके परिणामों को नहीं देख सका, क्योंकि ये शुरू तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, तो जैसे ये शुरू होता है उसके कुछ ही दिनों के बाद में इनकी डेथ हो जाती है। अगर गांधी जी की बात करें तो ध्यान रखोगे 1924 और
कर्नाटक। इसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी, बेलगांव कर्नाटक में इन्होंने कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें नहीं बोलना है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा को किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1935 द्वारा या भारत शासन अधिनियम 1891 द्वारा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको हम मार्ले मिंटो सुधार भी फ्रेंड्स कहते हैं। मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार, सुधार भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो मिंटो था वो भारत का सचिव था इंग्लैंड की संसद में, सॉरी मार्ले जो था वो भारत का सचिव था इंग्लैंड की संसद में, और जो मिंटो था वो इस समय भारत का वायसराय था। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेम्स मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, पूरा नाम है मॉन्टेग्यू, पूरा नाम क्या है? मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पूरा नाम है, सुधार भी कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में दिया था? जापान में, जर्मनी में, सिंगापुर में या फिर भारत में? तो इसका फ्रेंड्स राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। ये वही समय है जब 1942 के आसपास सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर में थे और इन्होंने INA इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली थी। तब इन्होंने ही नारा दिया था, तब इन्होंने ही जय हिंद का फ्रेंड्स नारा दिया था। इनमें से कौन सी पहाड़ी सुमेलित नहीं है? नंदी हिल्स कर्नाटक में ही पाई जाती है, तो ये तो गलत हो गया। जिगजी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में, तो यही हमारा राइट जवाब होगा, मतलब यही सुमेलित नहीं है। टाइगर पहाड़ियां पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, अयोध्या पहाड़ियां पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। ओके, तो ये जो है आपकी पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। ओके, चल कहाँ जा रहे हो? चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो हमने कर लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? पंचगंगा है भाई, दूध गंगा भी है, दूधना भी है फ्रेंड्स, लेकिन दीना नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा राइट जवाब हो जाएगा। इसके अलावा में तुंगभद्रा भी है ना, कोयना भी है, भीमा भी है। इसकी नदियां, सहायक नदियां जो है भीमा भी है। उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम है, चेरापूंजी है, चेन्नई है या फिर कोलकाता है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि तमिलनाडु जो है, जब इधर से फ्रेंड्स केरल से होते हुए मानसून आता है, भारत में प्रवेश करता है, तो जो तमिलनाडु है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, जिसके कारण तमिलनाडु में बारिश नहीं होती। लेकिन जैसे ही मानसून वापस आता है, उत्तर पूर्व से वापस आता है, तो यही मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी को उठाकर तमिलनाडु में बारिश करवाता है। तो तमिलनाडु से संबंधित यहाँ पे कोई शहर दिया ही नहीं है, मात्र एक दिया है चेन्नई। तो यही हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? संगमरमर रूपांतरित चट्टान है फ्रेंड्स, संगमरमर, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है पत्थर से बनता है। और आई एम सो सॉरी, ठीक है, तो क्योंकि ये सफेद जो पत्थर होता है ना उससे बनता है। जब है
क्योंकि ये सफेद जो है पत्थर उससे बनता है तो ये रूपांतरित चट्टान है। स्लेट जो है ये भी रूपांतरित चट्टान है आपकी, और क्वार्टरजाइट भी रूपांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है, आग्नेय चट्टान है। कौन सी? आग्नेय चट्टान है, ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। कह रहा इनमें से लंदन नदी किस नदी के किनारे, लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? देखना यहाँ से, राइन नदी के किनारे स्थित है, टेम्स, शीन या फिर एल्बे। तो इसका फ्रेंड्स राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। लंदन जो है वो इंग्लैंड की कैपिटल है और वो टेम्स या फिर टेम्स नदी के किनारे स्थित है। सीन की बात करें तो सीन नदी जो है फ्रेंड्स जो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, तो उसके किनारे जो है मतलब उससे होके बहती है आपकी शीन नदी। ओके, राइन की बात करें तो ये जर्मनी वगैरह है, स्विट्जरलैंड का जो वर्ण है, ठीक है ना, वहां से होके निकलती है, बहती है। आगे देख लेते हैं भाई, आगे कह रहा है इनमें से कौन सी हिमानी ग्लेशियर द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? ऑप्शन ए नूनाटक है, हम्स है, तेरा रोशा है, यारडांग है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नूनाटक। ये हिमानी या कह सकते हो जो ग्लेशियर होता है उससे निर्मित ये जो है एक स्थलाकृति है। यारडांग की बात करें, अगर यारडांग की बात करें तो ये वायु द्वारा निर्मित है, वायु द्वारा, और वो भी अपर्दन द्वारा निर्मित आपकी एक स्थलाकृति है यारडांग। ये ऐसे छत्रक शिला भी होता है आपका, छत्रक शिला भी होता है आपका, रेगिस्तान वगैरह में ये जो है पाए जाते हैं। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। राजमहल की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर नहीं, सिक्किम नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी इसका कुछ हिस्सा पड़ता है। झारखंड हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर छत्तीसगढ़ ही इसका सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा, इसका सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा। यूरेनियम के भंडार उत्तर प्रदेश के इस जिले में पाए जाते हैं? सोनभद्र में। भाई यूरेनियम के सोनभद्र में नहीं है, आप कोयला कह सकते हो, कोयला के भंडार अगर यूपी में पाए जाते हैं तो वो सोनभद्र में। आप कह सकते हो कि इसके अलावा में सोने के कुछ भंडार बहुत अल्प मात्रा में, तो सोना भी यहाँ पे सोनभद्र में पाया जाता है फ्रेंड। इसके अलावा में शहरिया पहाड़िया जनजाति भी पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा भी साझा करता है। मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में कोई स्पेशल ऐसा कोई खनिज पदार्थ है नहीं जो पाया जाए, ऑप्शन सी सही होगा। ललितपुर जो है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूपी में हलवा नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स इसका मुझे आंसर देखना पड़ेगा, एक्चुअली मुझे नहीं पता, आज तक मैंने हलवा जनजाति पढ़ी ही नहीं, तो इसको मुझे देखना पड़ेगा, इसलिए आई एम सो सॉरी, ठीक है, के लिए मुझे देखना पड़ेगा। काराकोरम मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में। भाई अफ्रीका की अगर बात करें तो जैसे नामीब है, नामीब है, कालाहारी है, नामीब है, कालाहारी है, ठीक है, नामीब है, कालाहारी है, उसके अलावा में सहारा है, तो ये है। लेकिन भाई काराकोरम नहीं पाया जाता। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो भाई उत्तरी अमेरिका में आपका सोनोरन है, सोनोरन है, इसके अलावा में मोजाबे है, ये पाए जाते हैं, ये जो है ग्रेट बेसिन है, ये पाए जाते हैं। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, भाई ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है ना, ग्रेट विक्टोरिया ये मरुस्थल पाया जाता है वहां पे, ग्रेट विक्टोरिया। सिम्पसन मरुस्थल पाया जाता है, सिम्पसन पाया जाता है, समझ में आ गया ना, ये पाए जाते हैं। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एशिया के भी स्पेशल जो आपका किर्गिस्तान वाला इलाका है, जो आपका किर्गिस्तान एक देश है, कजाकिस्तान के आसपास पड़ता है, मध्य एशिया में आता है, तो वहां पे ये जो है काराकोरम आपका रेगिस्तान जो डिजर्ट है वो पाया जाता है।
वर्तमान में भारत में कुल कितनी राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं? 11, 12, 17 या 19? तो उसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 12। इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं पीएसबी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक। कितनी है भाई? 12 है पब्लिक सेक्टर बैंक वर्तमान में, ठीक है ना। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो सभी को पता है जब कोरोना जो है वो अपने चरम पे था, लोगों को बहुत परेशान किया था, तो भारत सरकार जो थी उसने आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की थी, ठीक है ना। 19 कह रहा है? नहीं भाई, उसके बाद में 19 के लास्ट में तो ये आया था कोरोना, जस्ट 20 चालू हो गया था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें सरकार ने बहुत बड़ा फंड एलोकेट किया था, कंपनियों को दिया था कि भाई आप अपनी कंपनियों को रन करिए। जो ऐसे लोग थे जो कुछ उद्योग धंधा करना चाहते थे, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा इसमें जो है पिटारा खोला हुआ था। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? हमें नहीं पता कौन अध्यक्ष थे, लेकिन हमें डेफिनेटली पता है कि योजना आयोग जो है उसके अध्यक्ष हमेशा ही पीएम ही रहते हैं फ्रेंड्स, पीएम ही रहते हैं। पहले की बात करें तो भाई योजना आयोग जो है, योजना आयोग 15 जनवरी 1950 को गठित किया गया, ठीक है ना। अब 1950 में कौन पीएम रहे होंगे भारत के? गुलजारी लाल नंदा। अरे भाई ये तो बहुत बाद में हुए हैं, 80 के बाद में बनाए गए हैं, 80 और 90 के बीच में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भाई पीएम थोड़ी ना थे, प्रेसिडेंट थे उस समय जवाहरलाल नेहरू। हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा फ्रेंड्स। ओके, हरित क्रांति कब शुरू की गई? तो हरित क्रांति 56-57 नहीं भाई, 65 से 80 तक इसका पहला, वही 65 से 70 तक चला था, तो ये 76-77 दे रहा है, गलत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके अगर पिता की बात करें तो स्वामीनाथन, भूलना ही नहीं है मेरे भाई, स्वामीनाथन। शुरुआत 3 चरणों में ये शुरू की गई थी, पहला, दूसरा, तीसरा चरण, 3 चरणों में ये फ्रेंड्स जो है आपकी शुरू की गई थी, ठीक है ना। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई? तो भाई कब हुई जीएसटी की शुरुआत? 1 जुलाई 2017 में, 1 जनवरी 2017 में, 1 सितंबर 2017 में, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए सही होगा। 1 जनवरी 2017 में जीएसटी की जो है शुरुआत हुई। जीएसटी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है ना, टैक्स। विजय यल केलकर को भूलना ही नहीं है, विजय यल केलकर, केलकर, इन्होंने इसकी रिकमेंडेशन दी थी कि भाई सरकार को जो है ऐसा बोला था कि आप इसकी जगह पे जीएसटी को लाइए, तो इसको भी ध्यान में रखना है। 4 स्लेब्स होती हैं हमारी जीएसटी में। कितनी स्लेब्स होती है? 4 स्लेब्स होती हैं हमारी जीएसटी में। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। नागरिकता, अरे भाई क्या बात कर रहा है, वहां पे वो क्षेत्रीय परिषद की बात कर रहा है। ऑप्शन में हमारे नागरिकता, कहाँ बकवास है, काट दीजिए। 44 में बिल्कुल गलत है, 42 में बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना के संबंध में जो है बात कही गई थी, ठीक है ना। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नागरिकता संबंधित प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? 1 से 4, तो भाई नहीं, 1 से 4 नागरिकता से संबंधित नहीं है। इसमें जो आपकी इसमें कहा गया कि जो मतलब भारत है वो राज्यों का समूह है, राज्यों का समूह है। तो इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य के बारे में इसमें जो है संबंध बताए गए हैं, केंद्र और राज्य के संबंध बताए गए हैं। 5 से 11 बिल्कुल सही है भाई, नागरिकता 5 से 11 और एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में कैसी नागरिकता है फ्रेंड्स? भारत में एकल नागरिकता है। अनुच्छेद 12 से 35 भाई मूल अधिकार है, क्या है? मूल अधिकार है हमारे।
12 से 35, पहले 7 थे लेकिन एक कम हो गया, तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 लिखा है, आई थिंक 61 दिख रहा है, नहीं भाई 51। अगर 36 से 51 की बात करेंगे तो इसमें फ्रेंड्स क्या है, डीपीएसपी जो कि आय संविधान से लिए गए हैं, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विधान परिषद का सृजन व संपत्ति के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? कह रहा है कि जो विधान परिषद है वो संसद बनाती है। अगर विधान परिषद को निर्मित करना है, बनाना है, तब भी संसद बनाएगी। अगर उसको मतलब विधान परिषद किसी राज्य में ऑलरेडी से है, उसको हटाना है, तब भी फ्रेंड्स संसद ही उसको हटाएगी। राज्य सिर्फ और सिर्फ सिफारिश कर सकता है, लेकिन ये शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास अर्थात संसद के पास ही है। 169 इसका बिल्कुल ही हमारा राइट जवाब हो जाएगा, बिल्कुल ही हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 171 की, तो इसमें जो इसमें जो है आपका क्या बोलते हैं विधान परिषद, इसमें जो विधान परिषद होगी तो उसकी संरचना के बारे में बताया गया कि संरचना के बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें भाई, और शेयर भी करना है। ठीक है, वैसे तो लाइव ही क्लास होती है, लेकिन आज जो है नेटवर्क इशू पता नहीं कहां से आ गया है, इसलिए लाइव क्लास में प्रॉब्लम आई है, इसलिए हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। संघीय सूची के तहत आने वाले विषयों पर अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? अध्यादेश तो 2 ही लोग जारी कर सकते हैं, एक तो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए संघीय सूची की उसने बात कही है फ्रेंड। संघीय सूची का मतलब है जो केंद्र की सूची होगी, और केंद्र की सूची पे भाई राज्यपाल तो जारी कर ही नहीं सकता है। राज्यपाल सिर्फ और सिर्फ जो राज्य सूची होती है, जो राज्य सूची होगी उस पे जारी करेगा। हाँ, कोई कुछ ऐसे भी हैं विषय जो संवर्धित सूची पर भी राज्यपाल जो है जारी कर सकता है, लेकिन संघीय सूची में तो भाई राष्ट्रपति का ही बोलबाला रहता है। राष्ट्रपति को ही राइट है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर बात करें राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 123 मतलब 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। वहीं अगर राज्यपाल की बात करें फ्रेंड्स, तो ये अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। क्योंकि हमें 50 क्वेश्चन देखने हैं फ्रेंड्स, इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पीड के साथ में चलना पड़ रहा है। थोड़ी व्याख्या में लिमिटेड करा रहा हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है वो। महानगर योजना के लिए समिति का प्रावधान इस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 243 यस से, अनुच्छेद 243 जेड ए से, अनुच्छेद 243 जेड डी से, या अनुच्छेद 243 जेड ई से। तो ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, सही जवाब हो जाएगा। पंचायती व्यवस्था से संबंधित है अनुच्छेद 243। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 17 अक्टूबर 1993 को, या 7 अक्टूबर 2002 को, या 15 दिसंबर 2006 को, या 21 मार्च 1997 को। तो वैसे तो मेरे ख्याल से 1996 को किया गया है, ठीक है ना। लेकिन 1996 के आसपास जो सबसे अप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन है वो डी है, क्योंकि यहाँ पे 97 है, यहाँ पे 6 कितना ज्यादा दे दिया, यहाँ पे 2 ज्यादा, यहाँ पे 3 साल कम कर दिया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही क्या होगा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में, हापुड़, मेरठ, या फिर सहारनपुर? तो ये यूपी के हापुड़ में स्थित है, यूपी के हापुड़ में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट जवाब होगा, ऑप्शन बी। देवगढ़ में स्थित जो गुप्त काल का दशावतार मंदिर है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। यहाँ से ऐसा कहा जाता है कि ये जो है सबसे पुराना मंदिर है। जब आप इसे देखेंगे तो आपको लगे ये मंदिर नहीं है, ये तो किसी ने छोटा सा कमरा बना दिया हो, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। क्या ज्ञात है? मतलब उसने मंदिर का प्रकार पूछ लिया है
कि भाई किस प्रकार का मंदिर है। शैव मंदिर है? नहीं भाई। पंचायत मंदिर है? द्रविड़? भाई द्रविड़ मंदिर तो फिर बहुत बाद में इनका बनाना शुरू हुआ, ये तो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। सनातन मंदिर के नाम से कोई मंदिर की शैली फ्रेंड्स है ही नहीं। तो पंचायत मंदिर है। ये कैसा मंदिर है? पंचायत मंदिर है। ये एक मंदिर निर्माण की शैली है। मंदिर निर्माण की एक शैली है जिसे बोलते हैं पंचायत मंदिर निर्माण शैली। ओके, ठीक है, इसको मिलाना है, मैच करना है। यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है, तुम सभी को पता है कैंची, कैंची हो चाकू हो, मेरठ इसके लिए प्रसिद्ध है। मेरठ जो है फ्रेंड्स, जो आपके लकड़ी के सामान होते हैं या फिर जो खेल के सामान होते हैं उनके लिए भी मेरठ प्रसिद्ध है। जैसे कि बैट, जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, तो बैट भी मेरठ में खूब बनता है और मेरठ इसके लिए प्रसिद्ध है। हस्त निर्मित कालीन, बिल्कुल फ्रेंड्स, भदोही इसके लिए बहुत ज्यादा जो है फेमस है। हस्त निर्मित कालीन के लिए भदोही आपका फेमस है। जो नई संसद बनी है वहां पर भी रेड कॉर्पेट का यूज किया गया है, तो वो भी आपकी भदोही में ही निर्मित हुई है। हस्त निर्मित दरिया की बात करें, जो दरिया होती है, तो वो गाजीपुर में, और वॉल हैंगिंग अगर इसकी बात करें तो मिर्जापुर इसके क्षेत्र में अग्रणी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, समझ में भी आया होगा, इसे आप मिला लेना जो भी है। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 53 में हुई थी फ्रेंड्स, या 57 में हुई थी, या 1977 में हुई थी, या 1983 में हुई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 1957 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, इसकी स्थापना की जाती है। बीच में मैं बताना चाहूंगा, अब जो है ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है और स्पेशली 2025 के ही हैं। तो अगर आप 2025 का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आगे आने वाले समय में 26 के शुरुआत तक, तो मैं जो हूँ घटना सार की 6 मंथ की करंट अफेयर कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, वो दूसरे चैनल पे है, तो उस पर भी जाके आप जो है उसको देख सकते हैं, काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। इसमें कहा गया है कि भाई करंट अफेयर का पहला है, किस संस्था को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया है? थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं ताकि आपको कम से कम सारे ऑप्शंस जो है वो दिख सकें। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दिया गया, या राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जिसे हम एनडीआरएफ कहते हैं, है ना, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था को दिया गया, या भारतीय मौसम विज्ञान को दिया गया? तो इसका राइट जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को ये सुभाष चंद्र आपदा पुरस्कार जो है इसको दिया गया है। हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है आपका भारत की कैपिटल अर्थात नई दिल्ली। भारत की कैपिटल अर्थात नई दिल्ली में इसका फ्रेंड्स आयोजन किया गया है। जनवरी 2025 में खेलो विंटर गेम्स 2025 के पहले भाग का आयोजन कहां किया गया? तो भाई जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल में, नई दिल्ली में। तो बिल्कुल राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, लद्दाख में किया गया था, लद्दाख में किया गया था। ओके, ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन में भी हमें एक बढ़िया आंसर मिल गया कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी जयंती को लेकर पराक्रम दिवस हम मनाते हैं। 2025 में कह रहा मनाया जा रहा है, तो ये कौन सा पराक्रम दिवस है? कौन सा पराक्रम दिवस है? 124, 25, 26 या 128? तो सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती होगी? 128वीं जयंती होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। आगे, भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? केरल में। केरल में अगर भाई बात करें तो जो काली मिर्च या मसाला वगैरह है तो उसका उत्पादन होता है, लेकिन कॉफी का उत्पादन नहीं होता। तमिलनाडु में होता है लेकिन प्रमुख नहीं है, सबसे ज्यादा नहीं है। कर्नाटक में भी बहुत कम होता है लेकिन प्रमुख नहीं है। सॉरी, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में सॉरी, महाराष्ट्र में जो है प्रमुख रूप से नहीं होता है लेकिन बहुत कम।
जो मेन है वो कर्नाटक है, क्योंकि कर्नाटक में ही आपने पहाड़ी सुनी होगी, बाबा बूदन की पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी। तो यहीं पे फ्रेंड्स जो है बेसिकली जो कॉफी या कहवा है उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी, और बेसिकली यहीं पे बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, इसलिए कर्नाटक इसके उत्पादन में पहले स्थान पे आता है। जनवरी 2025 में कहां पर 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया? लखनऊ में, पटना में, भोपाल में या बेंगलुरु में? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जो बिहार की कैपिटल है पटना में इसका आयोजन किया गया है। ओके, का आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर श्रीराम चोलिया है, डॉक्टर मधुसूदन मिश्रा है, रामचंद्र गुहा है या डॉक्टर आदित्य ठाकुर है? तो ऑप्शन ए राइट जवाब होगा हमारा, प्रोफेसर श्रीराम चोलिया ने ये जो किताब है इसको लिखा हुआ है। जनवरी 2025 में राष्ट्रपति तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? शयानी दास को, उदय कुमार व उमेश यम जिरपे को, या यम विजयन को, या इन सभी को? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, इन सभी को ये वाला पुरस्कार जो है फ्रेंड्स दिया गया है। दो क्वेश्चन और बचे हमारे, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कैली कोलंबिया में पड़ता है, यहाँ पे एक आयोजन हुआ था, जैव विविधता पर एक सम्मेलन हुआ था जिसे बोलते हैं कॉप 16। कह रहा है इसकी थीम क्या थी? जैव विविधता और मानव की थीम थी, या प्रकृति के साथ शांति थी, जैव विविधता और प्रकृति थी, या फिर जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा फिर ऑप्शन बी, प्रकृति के साथ शांति। ठीक है, आज के प्रतिशत का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन कहां होगा? अभी हुआ नहीं है, होगा कहां कह रहा है? बेल्जियम में नहीं, नीदरलैंड में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, फिर एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन डी, इसका आयोजन आगे आने वाले समय में मतलब 2025 में ही भारत में इसका आयोजन फ्रेंड्स आपका किया जाएगा। सो ये फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट हमारा 5 था, और अगर आप ऐसे और भी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो 1 2 3 4 तक मैं ऑलरेडी से करवा चुका हूँ। इसके अलावा में जो रियल क्वेश्चन पेपर है 2023 के, 22 के, 21 के, 24 के, तो उनको भी जो है चैनल पे मैंने करवाया है, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, वीडियो का एक्सेस ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। थैंक यू वेरी मच।